हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम नेहा है और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए ताकि आपको क्लास की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इकोन्यूज़ आप डाउनलोड करिए हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को, जो कि है इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चरल ई लर्निंग ऐप, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत सारे फ्री में आपको ई बुक्स, पेड कोर्सेज़ भी, प्लस आपको फ्री क्लासेस भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको जो है कि फ्री में PDF भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के। तो ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए डाउनलोड करिए हमारे ऐप को एग्रीकल्चर एंड जीके, जो कि हमारे गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हम आज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिड नॉट हैम्पर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेंट रेगुलेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है जो कभी जो है हमारे रेंट रेगुलेशन जो इंडिया के एग्रीकल्चर में है, इंडियन एग्रीकल्चर में है, वो हैम्पर नहीं किया, मतलब उसको प्रभावित नहीं किया। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डिमांड बाय टेनेंट टू रिड्यूस रेंट। क्या है कि जो डिमांड किया गया हमारे टेनेंट के द्वारा, उनका जो रेंट है वो रिड्यूस किया गया। तो ये जो है कि वहाँ पे आपके इंडियन एग्रीकल्चर के जो भी इकोनॉमिक्स के पार्ट थे उसको जो है हैम्पर नहीं किया। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो होगा आपका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बिफोर इंडिपेंडेंस विच लैंड रिवेन्यू सिस्टम गिव ओनरशिप राइट टू जमींदार्स। जमींदार्स को स्वतंत्रता से पहले जो है कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम को कौन जो है कि ओनरशिप दिया था जमींदार के लिए। तो ये है हमारा पहला ऑप्शन, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसमें जो है कि ये उनको ओनरशिप दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम में। ठीक है, ये हमारा जो सिस्टम दिया गया था ये हमारे ब्रिटिश जो दोनों के दोनों सिस्टम है हमारे ब्रिटिश जो रूलर थे उन्होंने दिया था। ठीक है, जैसे कि हमारे जो थॉमस मुनरो थे, ये जो है कि हमारे रेतवारी सिस्टम दिए थे, और जो हमारे महलवारी सिस्टम थे इसको जो है कि हॉफ मैकेजी ने दिया था। सो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंट्रोड्यूस इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के हिसाब से कौन इसमें जो है कि इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो ज़मींदारी ऑब्लिगेशन ये तो था ही। आपका अगला है हमारा लैंड सीलिंग और रेंट रेगुलेशन। ये तीनों के तीनों जो है कि आपके लैंड रिफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस किए गए थे। क्या नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो आपका जो है कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है कि आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। मतलब कि आपके जो रूरल एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्री का सेटअप होना और वहाँ पे चीज़ों को बढ़ाना, वो चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं की गई सी थी। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो होगा आपका डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर क्या चीज़ें नहीं आती हैं। तो आपका कंसोलिडेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका जो है कि कंसोलिडेशन का मतलब होता है चकबंदी। आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग भी आप पे इंट्रोड्यूस किया गया था। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन हम बात करेंगे मेनली, तो उस टाइम जब लैंड रिफॉर्म्स होते थे वहाँ पे क्या है कि हमारे रिसोर्सेज की कमी नहीं होती थी। भले हम पुअर थे, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा रूल किए गए, बट वहाँ पे हमें रिसोर्सेज की कमी नहीं होती थी। जैसे पानी की तो बिल्कुल भी कमी नहीं होती थी। तो ड्रिप इरिगेशन हमारा जो है मॉडर्न इरिगेशन मेथड है, ठीक है, जहाँ पे आपको वाटर यूज इफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट होती है हमारी ड्रिप इरिगेशन में, जो कि इजराइल में जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये जो है कि सूखा प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स के अंदर जो है ड्रिप इरिगेशन नहीं आते हैं। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा आपका सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, ऑपरेशन बर्गा इज़ रिलेटेड टू। तो ये क्या है, ऑपरेशन किससे रिलेटेड है। तो ये था हमारा जो ऑपरेशन, इसको जो है कि हमारे जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको, हमारे फार्मर्स को उनसे बचाने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ शेयर क्रॉपर्स, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स को बचाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, उनको क्या करना है कि उनको गाइड करना है कि आप ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें हमारे फार्मर्स को। ये हमारा जो ऑपरेशन था इसी से रिलेटेड था। शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं, शेयर क्रॉपर्स वो होते हैं जो हमारे हर एक क्रॉप पे अपना रेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे शेयर क्रॉपर्स।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हेन द लैंड रिफॉर्म्स एक्ट वाज पास्ड, लैंड रिफॉर्म एक्ट कब पास किया गया था? तो ये हमारा जो है कि 1950 में, ठीक है, 1950 में जो है ये लागू किया गया था। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये होगा हमारा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। विच स्टेट इनिशिएटेड द इरेडिकेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को किसने इरेडिकेशन जो है उसको ख़त्म करने के लिए शुरू किया था, इनिशिएट किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है हमारा शुरू किया था कि जमींदारी सिस्टम ख़त्म हो। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। लैंड रिफॉर्म्स इज़ कवर्ड अंडर, जो लैंड रिफॉर्म्स है वो हमारे जो है कि कंकरेंट लिस्ट में नहीं, ना कि सेंट्रल लिस्ट में, ये हमारे जो है स्टेट लिस्ट के होते हैं। एज हम बात करेंगे जैसे हमारे एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर है ये हमारा स्टेट लिस्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं ये सारे के सारे अपने एग्रीकल्चर जो हैं उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स जो है हमारे स्टेट के लिस्ट के अंदर कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच करेक्टली, कौन है जो करेक्टली मैच नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि कौन से जो जितने भी सिस्टम है वो कहाँ कहाँ शुरू किए गए थे। तो आपका रेतवारी सिस्टम कर्नाटका में नहीं, रेतवारी सिस्टम जो है आपका ये आपका जो है कि शुरू किया गया था कर्नाटका में, ओके। तो ये यहाँ पे गलत है, ये आपका जो है कि मद्रास में, ठीक है, आपके मद्रास में ये जो है शुरू किया गया था, और वो भी शुरू किया गया था 18th सेंचुरी में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो है कि थॉमस मुनरो के द्वारा ये शुरू किया गया था। जमींदारी सिस्टम जो बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में शुरू किया गया था। महलवाड़ी सिस्टम अवध में, ठीक है, ये भी आपका यूपी का ही पार्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन बर्गा, ये आपका जो है कि वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया था टू प्रोटेक्ट द शेयर क्रॉपर्स, ठीक है, जो भी क्रॉप को शेयर करने वाले थे उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। हु स्टार्टेड द महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? तो महलवारी सिस्टम जो है आपके महलवारी सिस्टम विलियम बेंटिक ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और आपके जो है कि इनसे रिलेटेड एक और नाम आते हैं जो कि होते हैं होल्स मैकेजी, होल्स मैकेजी जो कि 1822 में, मतलब 1822 में शुरू किया था। तो महलवारी सिस्टम जो है हमारे विलियम बेंटिक्स ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू अबाउट जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सबसे पहले ये बंगाल में शुरू किया था, ठीक है, बंगाल में शुरू किया गया था। इन इट द लैंड ओनर वॉज मेड द लैंड ओनर, इसमें लैंड ओनर को उनका ओनर बनाया जाता था, ये भी सही है। इन दिस द जमींदार्स गिव 80% ऑफ द टोटल टैक्स टू द ब्रिटिश एंड केप 20%। अब क्या है, इसमें बोला है कि जमींदार्स जो है 80% जो है टैक्स ब्रिटिशर्स को देते थे और 20% रखते थे। सो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे, ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये गलत है। सो जमींदारी सिस्टम से यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हमारा उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। हु स्टार्टेड द जमींदारी सिस्टम, तो ये जो है कि आपके जमींदारी सिस्टम जो है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये स्टार्ट किए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये स्टार्ट किए थे हमारे जमींदारी सिस्टम। विलियम बेंटिक्स ने क्या स्टार्ट किया था? तो ये हमारे महलवाड़ी सिस्टम को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की। सर्व शिक्षा अभियान एम्ड एट एजुकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है कि आपके 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है एजुकेशन के लिए हमारा ये एम जो है था हमारे सर्व शिक्षा अभियान का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। TRAI जो है ये क्या है, ठीक है, ये है हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये है हमारे रेगुलेट एंड फंक्शनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हमारे टेलीकॉम से रिलेटेड है, ठीक है, टेलीकॉम से रिलेटेड है हमारे। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस इज़ अ नोवेल अप्रोच टू बैंक विद द पुअर। इन दिस अप्रोच बैंक क्रेडिट इज़ एक्सटेंडेड टू द पुअर थ्रू। इसमें क्या है, जो भी पुअर हैं उनको जो है कि बैंक जो है क्रेडिट दे रही है, पैसे दे रही है, तो वो किस तरीके से जो है एक्सटेंड कर सकती है? वो तभी एक्सटेंड कर सकती है जब वो जो हमारे क्रेडिट पैसे लिए गए हैं वो आपके जो है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा लिए गए हैं। तो नोवेल अप्रोच क्या हो सकता है, वो जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ वो कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो होगा ए, सेल्फ हेल्प ग्रुप।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हवाला इन इंडिया इज प्रोहिबिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो जो हमारा हवाला था, हवाला सिस्टम, ये किसके अंडर, जो किस प्रोविज़न के अंडर ये ख़त्म किया गया, प्रोहिबिट किया गया, मतलब इसको इस पे जो है कि कानून जो है इस पे लाया गया ताकि ये ख़त्म हो सके। तो ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा आपका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बैंक इंश्योरेंस इज़। तो ये क्या है, बैंक इंश्योरेंस क्या है? तो ये हमारा जो है कि बैंक इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपको जो है कि वो दोनों, ठीक है, इंश्योरेंस प्लस आपको जो है कि फाइनेंस, दोनों की सर्विस वो बैंक जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब होता है अ कंपोजिट फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग बोथ बैंक एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ओके, सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा आपका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञानपीठ अवार्ड इज़ गिवन फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ। तो ये हमारा जो है कि लिटरेचर के, ठीक है, हमारे जो है लिटरेचर के अंडर ये हमारा दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका 18 का डी। नेक्स्ट है हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19, म्यूचुअल फंड इज़ रेगुलेटेड बाय। म्यूचुअल फंड किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो ये हमारा सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो होगा आपका ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। The ARDC was which was established in 1963 was concerned with। जो हमारा ARDC जो था वो कब लॉन्च किया गया? 1963 में लॉन्च किया गया। ये किस कंसर्न में लॉन्च किया गया था? तो एग्रीकल्चरल फाइनेंस में ये जो है कि आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये आपका जो है नाबार्ड लॉन्च करता है। ठीक है, नाबार्ड आपका जो है कि लॉन्च करता है, और इसका जो ARDC का फुल फॉर्म है वो है आपका एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ठीक है, लिख लेंगे फिर से, एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। सो नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस बाय स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग दी। सेकेंड प्लान में जो है आपका लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे स्टेट गवर्नमेंट को द्वारा। सो सेकेंड प्लान जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। द स्कोप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स में कौन कौन से स्कोप नहीं है, तो वो आपके जो है कि हाउसिंग लोन्स टू फार्मर। ठीक है, हाउसिंग के लिए, घर खरीदने के लिए आपके फार्मर्स को जो है लोन दिया जा रहा है, ये जो है आपके लैंड रिफॉर्म्स में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, बाकी आपका जो है कि ज़मींदारी सिस्टम, आपका जो है कि चकबंदी प्लस आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग प्लस आपका जो है कि इंटरमीडिएटरी को हटाना, ये सब सारी चीज़ें आपके इंक्लूड हैं आपके लैंड रिफॉर्म्स में। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ इन इंडिया हैव मेड विद। जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं इंडिया में वो किस तरीके से मेड करती हैं, तो इनका जो है कि आपका लिमिटेड सक्सेस ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसीज सक्सेस नहीं है, बिकॉज आपके जो फार्मर्स हैं वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, प्लस इनको उतनी नॉलेज नहीं है, आपके फार्मर्स तक इतनी फैसिलिटी पहुंच नहीं पाती हैं। तो आपके जो है कि इसके जो सोर्स हैं वो लिमिटेड सक्सेस भी ही होते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। द बेसिक पर्पस फॉर इंट्रोड्यूसिंग लैंड रिफॉर्म्स हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू। जो बेसिक पर्पस था लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने का वो बैडली क्यों, ठीक है, बहुत अफेक्ट क्यों हुआ, तो बिकॉज यहाँ पे लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। ठीक है, जो हमारे पॉलिटिक्स के लोग थे, जो नेता लोग थे, जो लोग पावर में थे, वो उतना इसके लिए जो है इच्छा नहीं जाहिर की, इसको जो है कि लैंड रिफॉर्म्स को इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट उसमें नहीं किया और उसको उतना लागू नहीं किया। पुअर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब अच्छे से उस चीज़ को लागू नहीं किया गया। शॉर्ट कमिंग इन लेजिस्लेशन, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है आपके लैक कर जाती हैं जब हमारा लैंड रिफॉर्म्स जो है लागू किया गया। सो यहाँ पे जो ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। फर्स्ट अथॉरिटेटिव एक्सपोजिशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन
टेनेंसी रिफॉर्म्स इज़ फाउंड इन द डॉक्यूमेंट ऑफ। तो ये जो है कि आपका फर्स्ट प्लान में ही ये सारे जो है कि रिफॉर्म्स, टेनेंस से रिलेटेड रिफॉर्म्स जो है फर्स्ट प्लान में ही आपके लागू कर लिए गए थे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का वो होगा आपका ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 से थोड़ा लेंदी, ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन पर कैपिटा होल्डिंग ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया। बोला है कि क्या यहाँ पे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है आपकी लैंड होल्डिंग पर कैपिटा जो है आपके डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लो पर कैपिटा इनकम, रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग लैंड अमॉन्ग द हायर्स, यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ प्लॉइंग। यहाँ पे आपका जो है कि सबसे पहले पॉपुलेशन बढ़ रहा है, प्लस आपके जो है कि लोगों में बंटवारा शुरू हो रहा है, घर में बंटवारे शुरू हो रहे हैं। तो ये मेन फैक्टर हैं आपके पर कैपिटा लैंड होल्डिंग को डिक्रीज़ करने के लिए। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, 2 and 3 ओनली। ठीक है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। एज पार्ट ऑफ जमींदारी obligation, which of the following activities were covered under the definition of personal cultivation? यहाँ पे पूछा है कि ज़मींदारी के सिस्टम को माना नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये आपका जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वर कवर्ड अंडर द डिफिनीशन ऑफ पर्सनल कल्टिवेशन। पर्सनल कल्टिवेशन के अंडर कौन सी डिफिनीशन नहीं आती है? सेल्फ सुपरविजन ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, कल्टिवेशन बाय मेंबर ऑफ द फैमिली, सुपरविजन बाय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ जमींदार। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। तो यहाँ पे आपके जो है कि पूरे 1 2 3 ऑल जो है यहाँ पे पूरे के पूरे जो है कि ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। व्हाट फॉर RTGS स्टैंड। तो यहाँ पे आपका जो है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यहाँ पे आपका RTGC का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्योर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का जो है कि क्योर नहीं है। ठीक है, तो आप जो है कि बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, लोअरिंग द बजट डिफिसिट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपका महंगाई को बढ़ाने के महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए क्या यहाँ पे आपका नहीं है? लोअरिंग बैंक रेट। आप महंगाई को बैंक रेट कम कर रहे हो, उससे जो है आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन को। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का वो होगा आपका सी, लोअरिंग बैंक रेट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का जो है कि हमारा यहाँ पे कॉज नहीं है। स्लो ग्रोथ इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, ग्रोथ धीरे धीरे ही हो रहा है, तो वो आपका जो है कि इन्फ्लेशन का जो है कि कॉज नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, महंगाई का कॉज नहीं है, महंगाई बढ़ाने का कॉज नहीं है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा आपका डी, इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर्स। आप फर्टिलाइजर्स पे एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो। ठीक है, ये आपका वहाँ पे कॉज नहीं है। ठीक है, आप जो है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है आपका। ठीक है, पर कैपिटा जो है कि आपकी हर एक चीज़ बढ़ रही है, प्लस आपकी जो है कि गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स लॉन्च की गई, उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, प्लस आपकी जो है कि अलग अलग चीज़ों पे काम नहीं हो रहा है, इस वजह से जो है कि आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है। मेन आप बात करेंगे रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ आपका जो है कि इन्फ्लेशन का जो है कि कॉज होता है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा आपका डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। इन्फ्लेशन इज़ कॉज बाई। जो इन्फ्लेशन है वो क्यों कॉज होता है, क्यों होता ही है? तो ये आपका जो है कि यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई, इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, डिक्रीज़ इन प्रोडक्शन। सो आपका यहाँ पे डिक्रीज़ इन प्रोडक्शन और इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई। आपका डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ये आपका जो है कि महंगाई बढ़ाने का कारण हो सकता है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का वो होगा आपका डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 है इन्फ्लेमेटरी प्रेशर बिल्ड अप ड्यू टू। जो हमारा महंगाई
प्रेशर बनता है, कब बनता है? तो ये आपका जो है कि फिस्कल इम्बैलेंसेस, सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंसेस इन सेंसिटिव कमोडिटीज़, परसिस्टेंट प्रेशर ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो यहाँ पे जो है सारे के सारे जो है फिजिकल इम्बैलेंस आपके जो है कि पर ईयर के जो बैलेंसेस है, फिजिकल जो ईयर आपके आते हैं उसमें इम्बैलेंस हो रहा है, वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। प्लस आपकी डिमांड और सप्लाई ये जो है कि चीज़ें कम मतलब अच्छे से नहीं मैनेज कर पा रही हैं। प्लस आपके जो है कि पेमेंट्स जितने भी हैं, ठीक है, टैक्स जितने भी हैं वो आपके अच्छे से नहीं मैनेज हो पा रहे हैं। ये सारे के सारे जो है कि महंगाई बढ़ाने के कारण हो सकते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। द नेशनल इनकम ऑफ अ नेशन इज़ दी। नेशनल इनकम जो है हमारे नेशन का क्या होता है? द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, जो भी फैक्टर इनकम्स होते हैं उनका टोटल हमारा जो है कि नेशनल इनकम होता है। सो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम। आपका जो है कि पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम कौन सा नहीं था? तो यहाँ पे आपका जो है कि सबसे पहले है NREP। तो ये है आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये आपका जो है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए था, ठीक है, आपको जो रोज़गार देने के लिए ये प्रोग्राम था। नेक्स्ट है हमारा अगला IRDP, ठीक है। IRDP जो है आपका जो है कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिब्यूशन प्रोग्राम था। तो ये आपका जो है कि आपके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को, जितने भी एग्रीकल्चर पार्ट थे उसको बढ़ाने के लिए ये किया गया था, ठीक है। तो ये आपका 1960 में लागू किया गया था। अगला है हमारा HYV। तो ये आपका जो है कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम था। ये आपके जो है कि क्रॉप के लिए हाई यील्डिंग प्रोग्राम लाया गया था ताकि आपकी जो है यील्ड ज़्यादा हो, ठीक है, आपको अनाज की कमी ना हो। तो ये था आपका हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है। ये 1966 में ये आया था, ठीक है। अगला है हमारा डी, जो कि हमारा है क्वेश्चन जो आज का जो यहाँ पे हो जाएगा, जो पॉवर्टी के लिए नहीं था। तो ये है आपका रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो ये आपका जो है कि 1989 में आपका लाया गया था रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये आपका जो है कि जो भी लैंडलेस हैं उनके लिए जो है कि एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन एस्टिमेशन ऑफ इंडियंस नेशनल इनकम। इसमें जो है कि आपका कौन सा प्रॉब्लम नहीं है इंडियन नेशनल इनकम को मेजर करने का? तो ये आपका जो है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आपका यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का वो होगा आपका बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। द नेशनल इनकम इन इंडिया इज़ एस्टिमेटेड बाई। जो नेशनल इनकम है इंडिया का वो कैसे एस्टिमेट किया जाता है? तो ये आपका किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है आपका सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो आपका जो है कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा जो है कि आपका नेशनल इनकम एस्टिमेट किया जाता है, उनके द्वारा बनाया जाता है या उनके द्वारा एस्टिमेट लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने वाला मेथड नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड आपका जो है कि एक मेथड होता है एस्टिमेट करने का आपका नेशनल इनकम के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड जो है ये आपका जो है कि यहाँ पे मेथड नहीं होता है किसी भी नेशन का इनकम एस्टिमेट करने के लिए। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का वो होगा आपका ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। द डिफरेंस बिटवीन GNP and NNP is equals to the consumer expenditure on a durable goods। तो ये आपका जो है कि क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इक्वल्स टू, तो ये आपका जो है कि कैपिटल डिप्रिशिएशन जो है इसके इक्वल होगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जो है कि GNP और NNP जो है इक्वल कब होगा? जब आपका जो है कि कैपिटल डिप्रिशिएशन होगा। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का वो होगा आपका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। द लॉ ऑफ डिमांड इज़ बेस्ड ऑन। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किस पे बेस्ड है? तो वो आपका जो है कि कंज्यूमर के प्रेफरेंस पे बेस्ड, ठीक है, कि उनको क्या चीज़ चाहिए और उसी के हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड चलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अ यूनिट प्राइस इलास्टिक डिमांड कर्व विल टच।
अ यूनिट प्राइस इलास्टिक डिमांड कर्व विल टच। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का वो होगा डी, नाइदर प्राइस नॉर क्वांटिटी एक्सेस। ठीक है, कहीं भी वो जो है कि कर्व टच नहीं करता है, ना कि क्वांटिटी एक्सेस पे, ना कि आपके प्राइस एक्सेस पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन। किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये आपका 1998 मतलब कि 1989 में यह आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। चीप मनी मीन्स मतलब क्या होता है? चीप मनी मीन्स होता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका जो है कि लो रेट पे मिल रहा है, ये होता है आपका चीप मनी मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। हु सेड रामा राज्य थ्रू ग्राम राज्य। ठीक है, तो ये आपका किसने कहा था? राम राज्य थ्रू ग्राम राज्य किसने कहा था? तो ये आपके महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो इकोनॉमिक्स जो है आपका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। द फेमस इकोनॉमिस्ट थॉमस रॉबर्ट माल्थस इन हिज व्यू रिगार्डिंग पॉपुलेशन इज। तो इनका आशावादी जो है कि व्यू था, आशावादी जो है कि इनका विचार था पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, और जो आपके थॉमस माल्थस हैं ये आपके जो है कि पॉपुलेशन थ्योरी दिए थे, इसलिए ये फेमस है। पॉपुलेशन थ्योरी इन्होंने ही दी थी। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। नॉन इंश्योरेंस और अनसर्टेनिटी रिस्क इज़। जो नॉन इंश्योरेंस और अनसर्टेनिटी रिस्क होता है वो क्या है? वो आपका फ्लड आ जा रहा है। ठीक है, फ्लड आ गया, कहीं भी बाढ़ आ गई, तो वहाँ पे वो आपका जो है कि सर्टेन रिस्क, वो रिस्क जो है आपका सर्टेन नहीं है और उस पर जो है कि कोई भी इंश्योरेंस वगैरह नहीं दी जाती हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का वो होगा आपका सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज़ एन एक्टिविटी ऑफ। तो ये क्या है? आपका प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर अचीवमेंट ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। आपका मेजर अचीवमेंट नहीं है इंडिया के इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो यहाँ पे है हाई ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का जो रेट है वो हाई नहीं है, यही इनकी जो है कि मेजर अचीवमेंट नहीं है। बाकी जो है एक्सपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन किया, डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी की सारी अचीवमेंट ये इंडिया की इकोनॉमिक्स पाली है। बट यहाँ पे नेशनल इनकम की ग्रोथ है वो थोड़ी कम है, तो ये मेजर अचीवमेंट नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। द ओवरऑल एम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज़। ओवरऑल एम क्या है हमारी इकोनॉमिक जो प्लानिंग है हमारी इंडिया की, वो क्या है? वो है आपकी ग्रोथ विथ जस्टिस। ग्रोथ विथ जस्टिस ना, ग्रोथ के साथ आप जो है जस्टिस करिए, ये है आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग का एम हमारी इंडिया की। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका डी। कमेंट करके बताइए आपकी इंडिया की प्लानिंग कमेटी कहाँ है, कौन सी है और इस्टेब्लिश कब हुई है, प्लस आपके जो है कि इसके हेड कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन कौन है इंडिया का? सो कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप डाउनलोड करिए हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को, बिकॉज ये है इंडियाज़ नंबर 1 एग्रीकल्चर ई लर्निंग ऐप, जहाँ पे आपको हम जो है कि अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे कि IBPS, AFO, नाबार्ड, FCI, ADO, RRB, SO, ये सारी की सारी प्रिपरेशन आपको हमारे ऐप पे प्रोवाइड की जाती है। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप पे, प्लस आपको जो है कि यूट्यूब पे फॉलो करना ही है, प्लस आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली की डेली क्विज कंडक्ट कराई जाती है और फ्री जॉब नोटिफिकेशन दी जाती है, प्लस आपको फ्री में PDF भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, एग्रीकल्चर एंड जीके सर्च करिए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।